हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट्स का प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स, यूजेज ऑफ साल्ट्स पढ़े थे। इस लेक्चर में हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये इस लेक्चर में पूरा क्वेश्चन ही डिस्कस होगा जो आपको सीबीएसई एग्जाम में आता है और आने की संभावना है। तो सबसे पहले आप लोग अपना वीडियो क्वालिटी हाई पे कर देंगे ताकि आपको सब कुछ सही सही यहाँ बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है आपको सही सही दिखाई पड़ सके। तो आइए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। क्वेश्चन है कि दही है या कोई भी खट्टा चीज जैसे इमली हो गया, अचार हो गया या कुछ भी उस तरह का चीज हम लोग ब्रास या कॉपर का बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं। ब्रास क्या होता है? ब्रास आप घर में देखते होंगे, वो उसको पीतल कहते हैं। पीतल का बर्तन होता है। ये बना हुआ किससे होता है? तो कॉपर प्लस जिंक के मिलने से ये बनता है ब्रास। एलॉय होता है। आगे मेटल नॉन मेटल में इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको कैसे बनता है, एलॉय फॉर्मेशन कैसे होता है। और दूसरा है या तो कॉपर का ही केवल वेसल हो तब भी। तो होता क्या है, कर्ड या कोई भी सावर सब्सटेंसेस जो भी है उसमें क्या होता है, तो एसिड होता है। अब एसिड क्या करेगा, कॉपर का वेसल है अगर तो कॉपर के साथ क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा। तो क्या बनाएगा यहाँ पे? आपको अभी पढ़ाए थे कि एसिड प्लस मेटल फर्स्ट रिएक्शन था, तो क्या बनाता था यहाँ पे? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था। तो यहाँ पे अगर हम कर्ड को या अदर कोई सावर सब्सटेंस जो एसिडिक सब्सटेंस होगा उसको अगर हम कॉपर वेसल्स में या ब्रास वेसल में रखेंगे तो क्या होगा, ये साल्ट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि वो जो मेटल जो वेसल है, वेसल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, उसका कोरोजन हो जाएगा, उसमें छेद हो जाएगा और वो वेसल क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसमें हम कर्ड और सावर सब्सटेंस को नहीं रखते हैं ताकि ये रिएक्शन ना हो, हमारा बर्तन सेफ रहे। तो ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन था। दूसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको आप अभी पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें अगर होता है तो। क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए, कोई मेटल कंपाउंड है ए, उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। इफरवेसेंस एक नया टर्म यहाँ पे आया है। इफरवेसेंस क्या होता है? तो इफरवेसेंस आप लोग फील किए होंगे कब, जैसे पानी में आप इनो डालते हैं, तो पानी में जब इनो डालते हैं तो क्या होता है, तेजी से बुलबुला निकलने लगता है। वही प्रोसेस कहलाता है इफरवेसेंस। मतलब तेजी से एयर बबल का फॉर्मेशन होना, बहुत वेरी फास्ट होना, वो इफरवेसेंस कहलाता है। तो मेटल ए को जब हम, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मेटल ए है, इसको अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल प्लस डाइल्यूट HCl है, सॉरी मेटल कंपाउंड है, मेटल नहीं है, मेटल कंपाउंड ए है। मेटल और मेटल कंपाउंड में डिफरेंस है। मेटल अगर रहता तो यहाँ साल्ट बनता, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता, लेकिन मेटल कंपाउंड है तब वहां पे कुछ दूसरा बात होगा। अब कहता है कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रहा है, द गैस इवॉल्व extinguishes a burning candle,
वहां पे जो गैस रिलीज हो रहा है वो क्या कर रहा है, बर्निंग कैंडल को क्या कर रहा है, बुझा दे रहा है। आपको हम याद करिए रिएक्शन बताए थे कि जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और वहां पे आपको हम बताए थे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, हम लोग अगर कहीं किसी आग अगर जल रहा है तो उसपे क्या करते हैं, हम उसमें बुझाने का काम आता है। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी आपको बताए थे कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है। तो ये तो हमको यहाँ से पता चल गया कि ये जो गैस है, जो गैस इवॉल्व हुआ है, जो कि चलता हुआ कैंडल को बुझा दे रहा है, एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। तो ये गैस के बारे में तो हम श्योर हो गए कि ये गैस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि वही क्या करता है, जलते हुए आग को बुझाता है। तो ये लाइन हमारा क्लियर हो गया। मेटल ए के बारे में भी, मेटल कंपाउंड ए के बारे में भी हमको पता नहीं चला कि यहाँ पे ये क्या है। यहाँ से ये पता चल गया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। अब कहता है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। अब यहां से एक बात और दे दिया कि यहाँ पे दूसरा कंपाउंड क्या होगा, तो कैल्शियम क्लोराइड होगा। तो अब यहां पे देखिए कि यहां से Cl लिया है ये और कैल्शियम है, मतलब ये जो मेटल होगा, मेटल क्या होगा, वो कैल्शियम होगा। और उसी का कोई कंपाउंड यहाँ पे क्या कर रहा होगा, पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो मेटल तो जरूर क्या है, मेटल तो हमारा क्या है, कैल्शियम है, लेकिन मेटल कंपाउंड की बात कर रहा है, मेटल की बात नहीं कर रहा है। तो हम एक बात और पढ़ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तभी रिलीज होगा जब यहाँ पे कार्बोनेट या उसका बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो मेटल कंपाउंड ए क्या हो गया, तो ये ए हमारा यही हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि यही रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा तभी कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। पहले देख चुका है कैल्शियम क्लोराइड एक बन रहा है, दूसरा दे रहा है कि ये गैस जो रिलीज हो रहा था कैंडल को बुझा दे रहा है, मतलब वो CO2 है। तो CO2 रिलीज तभी होगा जब इधर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो, और दूसरा फिक्स हो गया कि वो कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड रिलीज हो रहा है। तो कैल्शियम और उसका कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। और डाइल्यूट HCl तो पहले से ही दे रखा है। तो ये रिएक्शन जब हुआ तो यहीं तक खत्म नहीं होगा, इसमें एक वाटर भी रिलीज होता है, लेकिन हमको इससे मतलब था। और ये रिएक्शन हम चूंकि बैलेंस रिएक्शन लिखने की बात किया गया है, तो आप H2O को भी लिखेंगे और उसके बाद आप इसको बैलेंस करना आप सीखे हैं फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बनाने के लिए, लेकिन मेन पर्पस यहाँ पे ये था कि आप इसको पहचाने ए क्या है, इसको पहचाने कि वहां पे गैस कौन सा इवॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन का जो मेन था वहां पे ये दो चीज था, ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। बाकी आप इसको बैलेंस करने के लिए आप इसको आसानी से कर दोगे। जैसे देखते हैं, बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे इधर Ca एक हो गया, कार्बन एक हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, H एक हो गया और Cl भी एक हो गया। ऐसा इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो है वही प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। अब इधर देखते हैं, कैल्शियम क्या है, एक है, कार्बन इधर एक है, कार्बन इधर भी एक है,
ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 और 1 कितना हो गया 3 है। हाइड्रोजन इधर 2 है और क्लोरीन इधर 2 है। तो बैलेंस देखिए क्या क्या चीज है। कैल्शियम बैलेंस है, कार्बन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और क्लोरीन बैलेंस नहीं। तो यहाँ पे दोनों क्या है 1-1 है और यहाँ पे दोनों क्या है 2-2 है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें 2 या इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम आगे में 2 लगा दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया 2, क्लोरीन भी क्या हो गया 2। अब क्या है, ये रिएक्शन कंप्लीटली क्या है बैलेंस्ड है, कोई ज्यादा परेशानी इसमें नहीं हुआ। क्वेश्चन का मेन पर्पस था कि कंपाउंड मेटल कंपाउंड ए जो होगा वो ये होगा और जो गैस बर्निंग कंडीशन को बुझा देता है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का मेन पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अभी यहाँ पे ड्राई HCl के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो एसिड क्या करता है कि लिटमस पेपर जो होता है अगर ब्लू है तो उसको क्या कर देगा, रेड कर देता है। एसिड का प्रॉपर्टी होता है लिटमस को ब्लू से रेड करना। लेकिन कह रहा है कि अगर ड्राई लिटमस पेपर कहीं पे है, ये ब्लू लिटमस है और ये ड्राई है, मतलब ये एकदम इसमें वाटर कंटेंट कुछ भी नहीं है। तो अगर हम ड्राई HCl गैस अगर हम अप्लाई करते हैं इस पे तो कलर क्या होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज इन कलर। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ड्राई HCl गैस है, हम ये जानते हैं कि लिटमस ब्लू को रेड कौन करता है, तो एसिड करता है। लेकिन हमको ये जानना होगा कि क्या ये एसिडिक प्रॉपर्टी का ड्राई HCl गैस होगा। तो एसिड कौन होता है, तो एसिड वही है जो क्या करे H+ आयन दे, यानी कि ये आयन जो होता है इसको क्या कराता है, कलर चेंज करता है। लेकिन ड्राई HCl गैस जब होगा तो ड्राई HCl क्या होता है कि ड्राई HCl गैस वो H+ आयन नहीं दे सकता है। कब? जब तक कि वो मॉइस्चर या वाटर के साथ रिएक्ट ना करे। तो यहाँ पे मॉइस्चर कुछ है नहीं। दूसरी बात ये भी, इसमें भी मॉइस्चर नहीं है, ये भी क्या कहा है, ये भी ड्राई ही है। अगर ये ड्राई HCl गैस होता और ये लिटमस पेपर अगर वेट होता तब भी क्या होता, तब भी कलर चेंज हो जाता। लेकिन दोनों ये ड्राई था नहीं, ये भी ड्राई है, तो इसको क्या हुआ, इसको मॉइस्चर मिला नहीं। तो ड्राई HCl जो होता है, ड्राई HCl H+ और Cl- में नहीं टूटता है और जब H+ आयन देगा ही नहीं तब वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा ही नहीं। और जब एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा तो फिर वो लिटमस को कलर चेंज कैसे करेगा। तो इस वजह से ये ड्राई HCl गैस क्या होगा, कलर चेंज नहीं करता लिटमस पेपर का। क्यों? क्योंकि वो H+ आयन नहीं दे सकता है। अगर इसमें इसको वाटर मिल जाए यहाँ पे तब क्या होगा, तब ये रिएक्शन होगा और तब ये चेंज इन कलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड को डाइल्यूट करते हैं, उसमें क्या करते हैं, वाटर को मिलाते जाओगे तो डाइल्यूट होता है। तो कहता है कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, इसमें वाटर है
डाल सकते हैं। दूसरा है, इसमें एसिड है और इसमें वाटर है और ये हमको इसमें डालना है। तो कहता है कि किसको हम प्रेफर करेंगे, कौन ज्यादा अच्छा है, एसिड को वाटर में डालें या वाटर को एसिड में डालें। तो होता क्या है कि एसिड को वाटर में जब हम डालते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेना होगा इसका आंसर क्या है। तो आंसर पे यहाँ पे ही दिया हुआ है कि क्यों, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। यानी कि वाटर टू एसिड ये क्या है, प्रेफरेबल नहीं है, एसिड टू वाटर हम डालते हैं। अब है कि ऐसा क्यों, क्वेश्चन है क्यों, व्हाई। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि एसिड और वाटर का रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। जब उसको हम मिलाते हैं तो वो रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और यहाँ पे एसिड का, अगर बहुत सारा एसिड का मोलेक्यूल है, अगर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर आएगा तो सारा का सारा एसिड क्या होना चाहेगा, वहां पे डाइल्यूट होना चाहेगा और वो क्या होगा, एक्सप्लोजन। इतना ज्यादा हीट यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कि ये जो ग्लास है जिसमें वो, जिस वेसल्स में वो एसिड है, वो क्या हो सकता है, इतना गर्म होगा कि वो ब्लास्ट कर सकता है, टूट जाएगा और वहां पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा उसको भी क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। तो इस वजह से हम ये नहीं करते। इसमें क्या है कि जब हम एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालते हैं तो 1 ड्रॉप ऑफ एसिड यहाँ पे आया, तो 1 ड्रॉप ऑफ एसिड को सारा का सारा वाटर क्या करेगा, इजिली न्यूट्रलाइज कर देगा, हीट वहां पे भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब 1 ड्रॉप ऑफ एसिड और यहाँ पे मिलियंस ऑफ ड्रॉप ऑफ एसिड है, तो ज्यादा हीट यहाँ प्रोड्यूस होगा, तो वैसे ज्यादा हीट यहाँ प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे 1 ड्रॉप हीट वहां पे इतना प्रोड्यूस होता है जितना कि ये एब्जॉर्ब कर ले, और यहाँ पे एक्सप्लोजन नहीं होता है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास भी नहीं होता है। इस वजह से ये क्या है, हमारा प्रेफरेबल है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। कह रहा है कि एसिड का सॉल्यूशन जो है, मतलब एसिड प्लस वाटर, उसको और हम डाइल्यूट करें। डाइल्यूट इन द सेंस होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है और ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या करें, वाटर मिक्स करें। तब क्या होगा, तो एसिड में क्या होता है, H+ होगा और इसमें और अधिक से अधिक वाटर हम मिलाते जाएंगे तो कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, वो घटते चला जाता है। ये क्या होता जाएगा, वो डिक्रीजेज होता जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज डिक्रीजेज व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। और जिस ये क्या होगा, सॉल्यूशन जैसे जैसे डाइल्यूट होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन का क्या होते जाएगा, वो घटता चला जाएगा। जैसे आप सिंपल सा आप देखे होंगे कि अगर आप मान लेते हैं शुगर सॉल्यूशन आप बना लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन आप बनाते हैं और उसमें और पानी मिलाते जाए तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, वो डाइल्यूट होगा, कम होगा। तो वही बात यहाँ पे है, उसका कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा धीरे धीरे कम, क्योंकि H+ क्या है, वो जो एसिड था उसमें H+ का अमाउंट तो फिक्स था जो भी था। अब उसमें हम वाटर मिलाते जाएंगे तो क्या होगा, H+ तो फिक्स है बट वाटर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो वो सॉल्यूशन क्या होते जाएगा, डाइल्यूट होते चला जाएगा। डाइल्यूट होते जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है वो क्या होते जाएगा, वो कम होते जाएगा। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम H प्लस आयन का कंसंट्रेशन देखे थे कि वाटर जब हम मिलाते हैं तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास ऑलरेडी OH माइनस है, और ज्यादा OH माइनस अगर हम उसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन और बढ़ेगा। सीधी सीधी बात है कि इसके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास पहले से ही OH माइनस होता है, NOH है, तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। और अगर इसमें और हम OH माइनस क्या करेंगे, डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व, तो बेस आप पढ़ें कि बेस कौन होता है, तो बेस वही होता है जो OH माइनस देता है। तो यानी कि यहाँ पे जो भी बेस होगा वो OH माइनस और क्या हो रहा होगा, दे रहा होगा। यहाँ इसके पास ऑलरेडी OH माइनस और है और OH माइनस दे रहा होगा, तो इसके पास कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा, इंक्रीजेज होगा, इंक्रीज, क्योंकि ऑलरेडी पहले से था। और भी कोई चीज भाई, अब शुगर सॉल्यूशन आप बनाते हो, पहले चीनी इतना डाल दिए, उसका कंसंट्रेशन कुछ होगा, अब उसमें और चीनी अधिक डालते जाओ तो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे वो सिरप बनते चला जाएगा। तो यही बात यहाँ पे भी होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ OH क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी OH माइनस है और बेस जो मिला रहे हैं उसमें भी OH माइनस है, तो वो OH माइनस का हो जाएगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू बेसिक सॉल्यूशन है ऑल्सो हैव H प्लस आयन। कहता है कि क्या बेस जो भी है या बेसिक सॉल्यूशन जो भी है उसके पास H प्लस आयन होता है, और अगर H प्लस आयन होता है तो फिर उसको हम बेसिक क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं H प्लस which gives H प्लस आयन दैट इज एसिड। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर वो H प्लस आयन है, पहले तो यही क्वेश्चन का पार्ट है कि क्या वो उसमें H प्लस आयन होता है, तो होता है। पहला पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एस बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन, ये इसका आंसर हो गया। अब है कि अब तो इफ एस हो गया, अगर नो होता तब तो इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे एस हो गया। तब कहता है कि देन व्हाई इट इज बेसिक, तब ये बेसिक क्यों है। तो देखिए कोई भी सॉल्यूशन होता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है 10 टू द पावर माइनस 14 के बराबर होता है। यानी कि अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका कम होगा, अगर इसका ज्यादा है तो इसका कंसंट्रेशन कम होता है। मतलब ये हुआ कि बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि OH माइनस क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, तो H प्लस क्या होता है, बहुत बहुत कम होगा। तो H प्लस बहुत बहुत कम होता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको हम ये बोलते हैं कि बेस वो होगा जो OH माइनस आयन देगा। एसिड बेस दोनों जो है, दोनों में H प्लस और OH माइनस दोनों होगा। जैसे एसिड भी है HCl प्लस, जब तक ये वाटर में नहीं मिक्स होगा तब तक क्या होगा, ये एसिडिक प्रॉपर्टी अपना ये शो नहीं करेगा, और जब ये नहीं करेगा अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो, तब फिर एसिड का कुछ मतलब ही नहीं है। तो इसको जब तक ये वाटर में मिक्स नहीं होगा तो ये अपना आयनिक फॉर्म में टूटेगा नहीं, और ये H प्लस फिर इसके साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता था, और वाटर में H प्लस OH वो भी टूटता है। तो कोई भी एसिड हो बेस हो इसमें H प्लस OH माइनस दोनों होता है, लेकिन बात होता है कि कौन ज्यादा है। तो एसिड में H प्लस ज्यादा होगा और OH बेस में OH माइनस ज्यादा होगा। तो कह रहा है कि वाई इट इज बेसिक, बिकॉज OH माइनस इज इन मोर concentration than H plus आयन।
जो ज्यादा होता है हम उसको प्रेफर करते हैं, कम वाले को नहीं करते हैं। तो OH माइनस क्योंकि बेस में ज्यादा होता है इसलिए हम उसको कहते हैं कि उसमें हम H प्लस के बारे में जिक्र नहीं करते, which gives OH माइनस आयन। तो लेकिन रहता है उसमें भी, एसिड हो या बेस हो, H प्लस OH माइनस दोनों रहेगा, लेकिन एसिड में H प्लस ज्यादा होता है इसलिए हम उसका जिक्र करते हैं, बेस में OH माइनस ज्यादा होता है इसलिए हम उसका जिक्र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? अभी सबसे पहली बात है कि डिस्टिल्ड वाटर कहते किसको हैं, ये आपको समझना होगा। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है कि आप कोई पॉट में आप वाटर ले लें और नीचे से उसको हीट करें। हीट करने के बाद यहाँ पे एक इस तरह का फनल लगा दें और कहीं पे वो वाटर क्या हो, सील बंद में जमा हो। तो यहां से जब पानी गर्म होगा तो वो पानी गर्म जब होगा तो इवेपोरेट होगा, वेपर बनेगा। वेपर बनेगा तो इससे वेपर जाएगा और वो धीरे धीरे यहाँ पे आकर के, मान लेते हैं कुछ ठंडा चीज यहाँ पे लगा दें उसके चारों तरफ, तो वेपर जो यहाँ पे आएगा वो ठंडा होकर फिर से वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो वाटर होगा वो कैसा वाटर होगा, तो वो डिस्टिल्ड वाटर होगा। डिस्टिल्ड मतलब फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ साल्ट, एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगा, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, कोई भी इम्प्योरिटी वहां पे नहीं होगा। जैसे हम नॉर्मल वाटर पीते हैं तो उसमें बहुत तरह का साल्ट उपलब्ध मौजूद होता है, लेकिन जब हम इवापोरेट करेंगे तो साल्ट यहीं पे रह जाएगा, जो भी इम्प्योरिटी है साल्ट वो यहीं पे रह जाएगा और वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो साल्ट अलग हो गया। उसके बाद जो वाटर हुआ वो प्योर वाटर हुआ, उसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, जिसमें फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी या फ्री फ्रॉम आयन कह सकते हैं उसको। तो कह रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर का मतलब आप समझ गए। तो कह रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है लेकिन रेन वाटर करता है। क्यों? तो रेन वाटर क्या होता है, रेन वाटर भी इसी तरह का फॉर्म है, नीचे से वेपरेट होकर के ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है। ऊपर से नीचे आने के दौरान एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग तरह का डस्ट पार्टिकल है, इम्प्योरिटी है, तो रेन वाटर में क्या होता है, इम्प्योरिटी मिक्स हो जाता है। रेन वाटर में इम्प्योरिटी मिक्स हो जाता है, बट डिस्टिल्ड वाटर में क्या है, इम्प्योरिटी मिक्स नहीं, वो कंप्लीट प्योर है। तो रेन वाटर में इम्प्योरिटी जो मिक्स होता है, जो साल्ट होता है, तो साल्ट कंटेन्स आयन, तो इसके पास आयन होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वही करेगा जो आयन में डिसोसिएट होगा। जिसके पास आयन नहीं है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसी वजह से ये वाटर है, इसमें कोई आयन है ही नहीं, फ्री फ्रॉम आयन है। तो कोई आयन नहीं है, तो आयन जब नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन रेन वाटर क्या है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी है, साल्ट मिला हुआ है, जब ऊपर से नीचे आता है अर्थ पे तब कुछ उसमें इम्प्योरिटी मिल जाता है, जिसके वजह से ये क्या करेगा, रेन वाटर एज सम इम्प्योरिटी एज salts which produces ions। वो आयन प्रोड्यूस करेगा जिसके वजह से क्या होता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यही आयन, जो आयन के फॉर्म में, ये फ्री फ्रॉम आयन है, ये क्या है, फ्री फ्रॉम आयन, आयन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेश मिल्क हैज a pH of 6, how do you think the pH will change as it turns into curd? मतलब कह रहा है कि मिल्क जो है वो क्या बन रहा है, वो कर्ड बन रहा है, मतलब दूध से दही बन जा रहा है। तो दूध का कह रहा है कि इसका pH क्या होता है, अप्रॉक्स 6 के बराबर होता है। तो दूध
और दही जो होता है, दही क्या होता है, थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, मतलब कर्ड इज मोर, मिल्क भी क्या है, वो एसिडिक है, 7 से बिलो है, लेकिन इससे ज्यादा खट्टा क्या होता है, कर्ड होता है, मतलब कर्ड इज मोर एसिडिक देन मिल्क। तो यही कह रहा है कि फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक दैट pH विल चेंज, pH चेंज कैसा होगा, तो यहाँ पे pH 6 अगर है तो कर्ड का pH क्या हो जाएगा, लेस देन 6, मतलब 6 से और कम हो जाएगा, क्योंकि जितना कम होते जाएगा उतना ही क्या होते जाएगा, वो एसिडिक होते जाएगा। तो सिंस कर्ड इज मोर एसिडिक, कर्ड इज मोर एसिडिक देन मिल्क, हेंस pH of curd becomes lower than 6, वो क्या होगा, 6 से कम हो जाएगा, क्योंकि 6 तो मिल्क का है, तो अगर ज्यादा एसिडिक हुआ मतलब pH क्या होगा, कम होगा, तो pH कम होने का मतलब क्या होगा कि वो 6 से और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो 6 के बराबर है वो 6 से क्या हो जाएगा, कम होगा। तो वही कह रहा है कि हाउ डू यू थिंक pH विल चेंज, तो pH becomes less than 6 because कर्ड इज मोर एसिडिक देन मिल्क, यह इसका आंसर होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो अभी यहाँ पे हम पढ़े हैं, नीचे आप देखेंगे क्वेश्चन, आप पढ़े अगर समझ में आता है तो क्वेश्चन है कि अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, जो दूध बेचता है या घूम घूम के बांटता है, सुबह निकला शाम तक दूध बांटना है उसको, हर मौसम में बांटेगा, तो वो कह रहा है कि मिल्कमैन क्या करता है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा अभी बताया पिछले क्लास में, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि हम लोग खाते हैं घर में, कुछ पकौड़ा वगैरह बनाना होता है उसमें हम डालते हैं। तो कह रहा है कि उस फ्रेश मिल्क में क्या किया, मिल्क में कुछ बेकिंग सोडा डाल दिया है। तो ऐसा वो क्यों किया है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो मिल्क का pH क्या है, 6 है, मिल्क का pH क्या है, 6 है, और हम ये पढ़े थे कि बेकिंग सोडा क्या होता है, कि वो माइल्ड एडिबल बेस है, बेस है मतलब ये कैसा, यानी कि इसका pH क्या होगा, तो pH क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, क्यों, क्योंकि माइल्ड एडिबल बेस है, तो बेस अगर है तो बेस का pH क्या होता है, 7 से ज्यादा ही होगा। तो इसको अगर इसमें मिलाया तो मतलब क्या होगा, दूध कैसा हो गया, दूध को स्लाइड में क्या किया, बेसिक रीजन में लेके चला गया, मतलब दूध जो एसिडिक था उसको क्या कर दिया, वो बेसिक बना दिया। उससे क्या होगा, देखो कह रहा है कि व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब वही बेसिक, अल्कली बेस, जो वाटर सोल्यूबल बेस है उसको अल्कली कहते हैं, तो स्लाइटली अल्कलाइन, ये बेकिंग सोडा जब होगा तो वो मिक्स हो जाएगा, इसलिए इसको अल्कली भी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि स्लाइटली अल्कलाइन क्यों बना दिया, जो कि यहाँ पे हमें बताया कि pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा इसके वजह से उसका pH क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 7 ही होगा, जो मिल्क और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन यहाँ पे बना है। तो कह रहा है कि ऐसा वो क्यों करता है, तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगर उसको सुबह से दूध लेके घर से चला, शाम तक अगर पूरे शहर में उसको बांटना होगा, तो क्या उसका अगर ये नहीं मिला है, तो अभी pH उसका 6 है, तो जैसे जैसे वो चलेगा, गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा, फर्मेंटेशन स्टार्ट होगा, और धीरे 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 इसका pH क्या होते जाएगा, और घटते चला जाएगा, और वो दूध धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो मिल्क है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो खराब हो जाएगा, तो उस खराब होने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए वो क्या करता है कि उसमें कुछ बेकिंग सोडा मिला देता है। बेकिंग सोडा प्रिजर्वेटिव भी है, आप घर में भी अगर पकौड़ा या पकवान कुछ बनाते हैं उसमें अगर आप बेकिंग सोडा डाल देंगे तो जो आप 1 दिन तक खा सकते हैं वो आप 2-3 दिन तक खा सकते हैं। तो ये बेकिंग सोडा यहाँ पे प्रिजर्वेटिव है। और दूसरी बात क्या है कि pH भी बढ़ा दे रहा है,
तो अगर अब पीएच अगर 7 से ज्यादा है, पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो अगर वो दिन भर घूम रहा है तो 6 से कम होने में जितना समय लगेगा उससे ज्यादा समय 7 से कम होने में लगेगा। मान लेते हैं कि 6 ओरिजिनल दूध है और ये अगर पीएच 5 आ गया तो खराब हो गया, और पीएच अगर 8 कर दिया है तो 8 से 5 आने में इसको ज्यादा समय लगेगा, 6 से 5 आने में कम समय लगेगा। तो उसके पास वो समय चाहिए, क्योंकि उसको दूध को पूरे जितना उसका होगा ग्राहक सबको बांटना होगा, तो उसको समय चाहिए बांटने, डोर टू डोर बांटने में। तो इस वजह से वो पीएच को क्या करता है, शिफ्ट कर देता है, जिसके वजह से उसको एक्स्ट्रा टाइम इतना मिल जाएगा कि वो खराब होते होते, खराब होने से पहले ही क्या करेगा, वो उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, फिर लोग अपने घरों में उसको गर्म कर लेते हैं। तो इस वजह से वो पीएच शिफ्ट करता है स्लाइटली अल्कलाइन टू कीप द मिल्क फ्रेश फॉर मोर एंड मोर टाइम। इसका आंसर क्या होगा, why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? To keep the milk fresh for more and more time। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा है, why does this milk take a long time to set as curd? तो कह रहा है कि नॉर्मल दूध आप अगर खरीदो और वो दूध जिसमें अल्कली या मतलब ये बेकिंग सोडा मिला हुआ है वो दूध खरीदो, और दोनों को अगर आप दही जमाते हैं, दही बनाते हैं उससे, तो जो नॉर्मल दूध होगा, जो फ्रेश दूध होगा, उसको दही बनने में कम समय लगेगा, और जिसमें ये बेकिंग सोडा मिला हुआ है उसको दही बनने में ज्यादा समय लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो अभी वही बात हम बताए कि मान लेते हैं कि दही अगर 5 पे बन जाता होगा तो फ्रेश मिल्क का पीएच 6 है, फ्रेश मिल्क का पीएच 6 है, और कर्ड जो है मान लेते हैं पीएच लेस देन 6 है, और यहाँ पे जो मिल्क है, मिल्क, और इसमें क्या मिला हुआ है, बेकिंग सोडा, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। तो अब यहाँ पे अगर फ्रेश मिल्क है, ये फ्रेश मिल्क है, फ्रेश मिल्क को पीएच 6 से स्लाइट लेस देन 6 अगर होना होगा तो कम समय लगेगा, तो ये जल्दी हो जाएगा पीएच चेंज होने में। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसका पीएच 8 है, 8 से अगर मान लेते हैं ये 5 है, 6 से 5 आना होगा तो एक पीएच चेंज होना चाहिए, अगर 8 से 5 आना चाहिए तो 3 पीएच चेंज होगा, तो 3 पीएच जब चेंज होगा तो वैसे इसमें क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा और इसमें कम समय लगेगा। इसीलिए कहता है कि why does this milk take a long time to set as curd? Because the shift of pH is more than shift of pH in case of fresh milk। फ्रेश मिल्क के केस में पीएच का शिफ्टिंग क्या है, 1 है, मान लेते 1 होगा या जितना होगा, अगर 5 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे पीएच का शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, मोर देन 1 होगा, तो द शिफ्ट ऑफ पीएच इज मोर in case of when we mix baking soda in milk then fresh milk। फ्रेश मिल्क से कर्ड हमको आसानी से बन जाएगा, क्योंकि कम पीएच शिफ्ट करना होगा और उसमें ज्यादा पीएच शिफ्ट करना होगा। अब एक क्वेश्चन और है जो एक्सपेरिमेंटल है, वो भी आपको हम बताते हैं, अक्सर आता है इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, बोर्ड्स एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स में आएंगे। वो क्वेश्चन क्या है कि 2 बीकर हम लेते हैं, 2 बीकर लेते हैं, और एक में हम क्या करते हैं, HCl एसिड डाल देते हैं, और एक में हम डाल देते हैं CH3COOH। CH3COOH डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों में क्या करते हैं, मैग्नीशियम डालते हैं, मैग्नीशियम रिबन दोनों में डालते हैं, इसमें भी डालते हैं और उसमें भी डालते हैं।
तो क्वेश्चन ये है कि विच गिव्स मोर इफरवेसेंस, कौन ज्यादा इफरवेसेंस प्रोड्यूस करेगा। इफरवेसेंस उसी को हम कह सकते हैं विच गिव्स, फीजिंग भी कहते हैं, फीजिंग वाइग्रसली एंड वाइड। कौन किसमें फीजिंग वाइग्रस। फीजिंग क्या होता है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स जैसे ही आप अपने ग्लास में डालते हो, अगर थोड़ा सा उसको हिला दिए हैं तो क्या होगा, उससे झाग बनने लगता है। तो वो झाग जो है वही क्या कहलाता है, फीजिंग कहलाता है। इनो वाला भी बात वही है। तो वाइग्रसली का मतलब होता है कि तेजी से, किसमें वो झाग जो बनेगा, वो गैस जो रिलीज होगा वो तेजी से होगा। और ऐसा क्यों होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्यों होगा और कैसे होगा, तो हम देखते हैं। हम आपको पहले भी बताया कि HCl एसिड जो है दिया हुआ रहेगा कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, अमाउंट भी सेम है। लेकिन अमाउंट और कंसंट्रेशन के अलावा भी होता है। हम बताए थे कि ये जो एसिड है वो कैसा है, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये एसिड कैसा है, तो ये वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या प्रॉपर्टी है कि वो H+ बहुत तेजी से देता है। H+ बहुत तेजी से देगा, तो ये रिएक्शन अगर जो होगा HCl प्लस MgCl2 प्लस H2, तो एक रिएक्शन यहाँ पे ये होगा। दूसरा यहाँ पे रिएक्शन ये हो जाएगा CH3COOH प्लस Mg जो होगा वो क्या होगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो H2 गैस तो रिलीज होगा और इधर क्या बनेगा, CH3COOMg। मैग्नीशियम एसीटेट, एसिटिक एसिड है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम एसीटेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। HCl Mg मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो फीजिंग जो होगा वो किसके वजह से होगा, H2 के वजह से होगा। तो जो जितना ज्यादा H2 प्रोड्यूस कर पाएगा, जितना जल्दी H2 प्रोड्यूस कर पाएगा, उतना ज्यादा फीजिंग उसमें होगा। वाइग्रसली का मतलब उतना तेजी से होगा। तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो जल्दी H+ क्या करेगा, रिलीज करेगा, और जो जल्दी H+ रिलीज करेगा वो ज्यादा H2 भी प्रोड्यूस करेगा। तो वैसे स्ट्रॉन्ग HCl हैज stronger than CH3COOH, acetic acid. That's why HCl produces more H+ ion than CH3COOH. Hence, the fusing in, मान लेते हैं इसको A, apparatus A, इसको B कर सकते हैं। तो fusing in apparatus A becomes more vigorously than fusing in apparatus B. ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 35 है। एनसीईआरटी पेज 35 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। आप वहां से क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन हम लिखे नहीं है, हम तो यहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन बताए हैं। क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो ये एनसीईआरटी पेज 35 का क्वेश्चन नंबर 10 आप इसको देख लोगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है कि कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। कहता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज के पास में हाइड्रोजन होता है, लेकिन उसको हम एसिड नहीं कहते हैं। ऐसा क्यों? अगर रीजन आपको पता चले तो उसके अलावा फिर एक एक्टिविटी होता है, कैसे उसको आप प्रूफ करेंगे कि हाँ भाई ग्लूकोज ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अल्कोहल जो है उसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी हम देखेंगे पास करा के, पास नहीं करेगा। कोई एसिड को हम रखेंगे उसमें पास कराएंगे, अगर पास कर जाता है
तब हम क्या करेंगे, वो हमारा एक्टिविटी होगा। अब आपको एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम आता है। अभी जो जो सिलेबस न्यू सिलेबस ऐड हुआ है, 10% 20% क्वेश्चन जो क्या होगा, वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन होगा। और रट्टू तोता वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप रट लिए कुछ भी और वही क्वेश्चन आ गया। तो आप एक्सपेरिमेंट भी जो भी बुक में दिया हुआ है पर्सनल एनसीईआरटी में, फालतू फालतू बुक को आप फॉलो नहीं करेंगे। तो एनसीईआरटी में जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है उसके बारे में, उसमें क्या कलर चेंज हो रहा है, कैसे सॉल्यूशन क्या हुआ, किससे रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट क्या बना, ये सब आप पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन का आप ज्यादा वेटेज आने वाला है और कुछ रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आएगा कि वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो भी एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो आप इसको बनाएंगे। अगर नहीं बनता है तो आप हमको इस पे टेलीग्राम, ये हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम वहां पे शेयर कर सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन वहां पे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन और आप जब वीडियो को पढ़ते हैं तो आप केवल सुने नहीं, आप उसको बकायदा नोट्स बनाएं। उससे आप अच्छा एक नोट्स अलग साइंस का रखें, उसमें नोट्स बनाएं अच्छे से, ताकि बार बार आपको वीडियो सुनने की आवश्यकता ना पड़े और आप वो बुक से पढ़ सकें अपने नोट्स की मदद से। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमको इस पे कर सकते हैं मैसेज, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।